मालदार, ये शब्द हमेशा किसी की अमीरी का बखान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोग किसी धनवान के बारे में अक्सर कहते हैं, बड़ा ही मालदार आदमी है। सोचिए, जिसे एक बार मालदार कहा जाता है वो अमीर होता है, तो जिसके सरनेम में ही मालदार जोड़ दिया गया हो उसके पास कितना धन होगा। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पहले अरबपति के रूप में जाने गए दान सिंह बिष्ट उर्फ दान सिंह मालदार की। मालदार एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने गरीबी से उठकर अपना उद्योग का साम्राज्य खड़ा किया। एक दो नहीं बल्कि व्यापार के कई क्षेत्रों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि अंग्रेजी हुकूमत भी उनकी कद्रदान हो गई। लेकिन अफसोस कि उनके खड़े किए साम्राज्य को ऐसी सरकारी दीमक लगी कि उनके जाते ही उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में दब गया। तो चलिए, आज हम उत्तराखंड के पहले अरबपति, भारत के टिम्बर किंग और एक दानवीर के नाम पर जमी धूल हटाते हुए आपको उनके बारे में बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ के आसपास से। यहाँ से पूर्व में 36 किलोमीटर दूर काली नदी बहती है। ये काली नदी एक तरह से भारत और नेपाल का बॉर्डर रही है। इसके एक किनारे पर भारत का कस्बा झूला घाट रहा तो दूसरे किनारे पर नेपाल का कस्बा चूला घाट। इस झूला घाट में देश की आजादी से पहले देव सिंह बिष्ट नाम के एक शख्स अपनी छोटी सी दुकान में घी बेचने का काम करते थे। देव सिंह के पूर्वज नेपाल के बैतडी जिले से थे, लेकिन बाद में वो पिथौरागढ़ के क्वितड़ गांव में आकर बस गए। इसके बाद से देव सिंह का परिवार यहीं पला बढ़ा। देव सिंह की कहानी दुनिया के करोड़ों आम लोगों की तरह बेहद साधारण है, लेकिन इनकी जिंदगी में एकमात्र असाधारण चीज रही इनके बेटे का जन्म। 1906 में क्वितड़ गांव में देव सिंह के घर उनके इस असाधारण बेटे ने जन्म लिया। हालांकि बच्चा तो साधारण था, लेकिन नियति ने उसकी किस्मत ऐसी लिखी कि वो आगे चलकर असाधारण हो गया। देव सिंह ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम दान सिंह बिष्ट रखा। देव सिंह का यह बेटा बचपन से ही तेज बुद्धि का बालक था। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, शायद इसलिए पढ़ाई के बजाय बच्चे ने काम करना उचित समझा। उस समय दान सिंह की उम्र 12 साल रही होगी जब उन्होंने लकड़ी का व्यापार करने वाली एक ब्रिटिश व्यापारी के साथ बर्मा जाने का फैसला किया। हालांकि दान सिंह का यह फैसला सही साबित हुआ और बर्मा ने उनके लिए सफलता की पहली सीढ़ी के रूप में काम किया। यहाँ रहते हुए दान सिंह ने लकड़ी व्यापार की बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया और इस व्यापार के बारे में खूब ज्ञान हासिल किया। लकड़ी के व्यापार में अर्जित की गई उनकी इसी कुशलता ने भविष्य में उन्हें टिम्बर किंग ऑफ इंडिया की उपाधि दिलवाई। हालांकि दान सिंह इतने मजबूत परिवार से नहीं थे कि आते ही अपना व्यवसाय शुरू कर दें। यही वजह थी कि उन्होंने बर्मा से लौटने के बाद अपने पिता के साथ घी बेचने का काम किया। दूसरी तरफ दान सिंह के दिलो दिमाग से बिजनेस शुरू करने का जुनून नहीं उतरा। उन्होंने तय कर लिया कि वो किसी न किसी तरह अपना व्यापार शुरू करेंगे। दान सिंह की खास बात यही थी कि वो सिर्फ सपने नहीं देखते थे, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह जुट जाते थे। उन्होंने बड़े सपने देखते हुए अपने छोटे काम को भुलाया नहीं, बल्कि इसमें मन लगाया और घी बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब इस घी के व्यापार से मिले प्रॉफिट से कुछ नया करने की सोच रहे थे। इसी बीच उनके पिता ने उनके साथ मिलकर एक ब्रिटिश कंपनी से बेरीनाग में चाय का बागान खरीद लिया। दान सिंह की उम्र भले ही उस समय कम थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। इन्हीं हौसलों के दम पर उन्होंने इस चाय बागान की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उनके सामने अब समस्या थी कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के चाय व्यापार में चीन का एक छत्र राज था। उन दिनों जो चाय चीन में उगती थी, वैसा स्वाद पूरे विश्व में किसी और देश की चाय में नहीं था। लेकिन दान सिंह को चुनौतियां स्वीकार थी। उन्होंने सबसे पहले इस बात की जानकारी हासिल की कि चीन में चाय तैयार करने में किस प्रकार की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। इस प्रक्रिया को सीखने के बाद उन्होंने इसी के आधार पर अपनी चाय का उत्पादन शुरू किया। गजब बात ये रही कि दान सिंह ने चीन से ही सीखकर चाय के व्यापार में चीन को ही निचले पायदान पर ला दिया। एक ऐसा समय आया जब बेरीनाग की चाय के जायके की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। अब बेरीनाग की चाय सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और चीन में भी अपने स्वाद का डंका बजा रही थी। गरीबी के दौर से गुजर रहे भारत में उन दिनों जमींदारों और अंग्रेजों का राज था। गरीब आदमी फौज में भर्ती होकर या अंग्रेजों की चाकरी करके पेट भर सकता था। ऐसे गुलामी के दौर में इस शख्स ने अपनी मेहनत से लकड़ी समेत अन्य व्यापारों के जरिए दुनिया भर में नाम कमाया। चाय के व्यापार में सफल होने के बाद उन्होंने 1924 में ब्रिटिश इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी से शराब की भट्टी खरीद ली, जहां उन्होंने अपने पिता और अपने लिए बंगला, कार्यालय और कर्मचारियों को रहने के लिए आवासों का निर्माण करवाया। इस इलाके को बाद में बिष्ट एस्टेट के नाम से जाना गया।
किंग ऑफ टिम्बर के नाम से मशहूर हुए दान सिंह अविभाजित भारत में जम्मू कश्मीर, लाहौर, पठानकोट से वजीराबाद तक लकड़ी की बल्लियों की विशाल मंडियां स्थापित करने के बाद अपने लकड़ी के व्यापार को कश्मीर से लेकर बिहार और नेपाल तक फैला चुके थे। अपने व्यापार द्वारा उस समय उन्होंने उत्तराखंड के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में लगभग 6000 लोगों को रोजगार दिया। अपनी इसी दूरदर्शी सोच, मेहनत और अलग नजरिए के दम पर दान सिंह बिष्ट सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। देखते ही देखते घी बेचने वाले का बेटा दान सिंह अब दान सिंह मालदार बन चुका था। उन्होंने धीरे धीरे पिथौरागढ़ के अलावा टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, मेघालय, असम और नेपाल के बर्दिया और काठमांडू तक में प्रॉपर्टियां खरीद डाली। उनकी बुद्धि, कौशल और व्यापार के बारे में उनकी सोच ने अंग्रेजों तक को अपना कायल कर लिया था। ऐसे में उनकी दोस्ती जाने माने ब्रिटिश लोगों से हो गई। उनके दोस्तों में एक बड़ा नाम जिम कॉर्बेट भी था, जिन्हें ब्रिटिश काल के साहित्यकार, महान शिकारी और बाघों के संरक्षक के रूप में जाना गया। इनकी दोस्ती भी शिकार के कारण ही हुई। दान सिंह के लकड़ी व्यापार में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर लकड़ियों की तलाश में दूर दराज के जंगलों में जाते थे। ये वो समय था जब इन क्षेत्रों में आदमखोर जानवरों का बहुत आतंक था। बाद में बाघों के रक्षक बन गए कॉर्बेट को उस समय उनके शिकार के लिए जाना जाता था। यही वजह थी कि इन बाघों से बचाव के लिए हमेशा जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता। वो जब भी नैनीताल के भाबर क्षेत्र में शिकार के लिए आते तो उनका रहना दान सिंह के यहाँ होता था। इसी मेहमान नवाजी ने कॉर्बेट और दान सिंह की दोस्ती मजबूत कर दी। दान सिंह उस समय काफी चर्चा में आए जब 1945 में उन्होंने मुरादाबाद के राजा गजेंद्र सिंह की जब्त हुई संपत्ति को 2,35,000 में खरीद लिया। राजा गजेंद्र सिंह के ऊपर अंग्रेजी सरकार का इतना कर्ज था कि उनकी संपत्ति जब्त कर नीलाम कर दी गई। मालदार नहीं चाहते थे ये संपत्ति किसी अंग्रेज के कब्जे में जाए, इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। दान सिंह मालदार ने अपनी दौलत बढ़ने के साथ देश भर में उद्योग जगत का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उनका उद्योग अब देश की सीमा से बाहर भी फैलने लगा। अपनी इस अमीरी को उन्होंने केवल खुद के ऊपर ही खर्च नहीं किया, बल्कि इसकी मदद से उन्होंने अपने नाम के साथ दानवीर भी जोड़ लिया। जन कल्याण के लिए उन्होंने कई स्कूल, अस्पताल और खेल के मैदान बनवाए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन देश का भविष्य तैयार करने वाले बच्चों की शिक्षा अधर में लटकी थी। स्कूलों की बहुत कमी के कारण लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर तेज बुद्धि के बच्चे भी स्कूलों की दूरी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। ऐसे में दान सिंह ही थे जो आगे आए और इस समस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने 1951 में नैनीताल वेलेजली गर्ल्स स्कूल को खरीदकर इसका पुनर्निर्माण कराया और अपने पिता स्वर्गीय देव सिंह बिष्ट के नाम से यहाँ एक कॉलेज की शुरुआत की। इस कॉलेज के लिए उन्होंने उन दिनों 15 लाख मूल्य की 12 एकड़ से अधिक जमीन और 5 लाख रुपए दान दिए। इसके अलावा उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के नाम से ठाकुर देव सिंह बिष्ट कॉलेज बनवाया। कुमाऊं विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर महाविद्यालय बनवाया। इसके अलावा उन्होंने पिथौरागढ़ में अपनी मां और पिता के नाम से सरस्वती देव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करवाया। इस स्कूल को बनवाने के बाद उन्होंने स्कूल के पास की जमीन खरीदकर एक खेल के मैदान को भी बनवाया। ये वही मैदान है जिसने अनेक ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां के नाम पर छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति देने वाले ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसे श्रीमती सरस्वती बिष्ट छात्रवृत्ति बंदोबस्ती ट्रस्ट के नाम से जाना गया। ये ट्रस्ट आज भी अपने लक्ष्य में कार्य कर रहा है। इसी ट्रस्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध में पिथौरागढ़ में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दान दी। दान सिंह ने बहुत धन संपत्ति अर्जित की, बहुत दान किए, लेकिन आज उनके नाम से ज्यादा लोग परिचित नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति को संभालने वाला कोई नहीं बचा और न ही उनके जीते जी आजाद भारत में उन्हें किसी तरह की सरकारी मदद मिली। मालदार दान सिंह बिष्ट की कंपनी DS बिष्ट एंड सन्स ने सन 1956 में किच्छा में बिष्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम से एक शुगर मिल शुरू करने के लिए लाइसेंस लिया। उनकी ये शुगर फैक्ट्री उनके व्यापार में तो उन्हें गति देती ही, इसके साथ ही ये लगभग 2000 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली मिल किसानों के हितों में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली थी। भारत की आजादी के बाद मालदार दान सिंह बिष्ट को ये उम्मीद थी कि भारत सरकार किच्छा शुगर मिल के लिए मुर्शिदाबाद से लाई जा रही मशीनरी को किच्छा लाने में छूट देगी, लेकिन उनके सपने पर पानी तब फिर गया जब कलकत्ता के बंदरगाह में जहाज में लदी मशीनरी को जहाज से नीचे उतरने की अनुमति ही नहीं दी गई। मशीनरी इतनी महंगी थी कि दोबारा इसे खरीदने के लिए उन्हें कर्ज उठाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो एक दिन भी किच्छा शुगर मिल को चला नहीं पाए। स्थिति ये हो गई कि उन्हें शुगर मिल के शेयर बेचने पड़े। यही घटना मालदार के तनाव और उनकी बीमारी की वजह बनी।
इस तरह मालदार दान सिंह बिष्ट 10 सितंबर सन 1964 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। कुमाऊं के इस उभरते बिजनेसमैन का बिजनेस देश ही नहीं बल्कि ब्राजील तक में विस्तार होने लगा। अंग्रेजी हुकूमत ने भी उनके व्यापार कुशलता को सम्मान दिया, लेकिन भारत की आजादी के बाद अपने ही देश की सरकार ने उन्हें कम आंका। दान सिंह बिष्ट का कोई बेटा नहीं था और उनकी बेटियां कम उम्र की थी, जिस वजह से उनके बाद उनकी कंपनी डीएस बिष्ट एंड सन्स की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई मोहन सिंह बिष्ट और उनके बेटों ने संभाली। लेकिन किसी के पास भी दान सिंह जैसी व्यापारिक कुशलता नहीं थी, जिस वजह से उनका खड़ा किया हुआ विशाल साम्राज्य सिमटता चला गया। धीरे धीरे डीएस बिष्ट एंड सन्स कंपनी मंदी की आगोश में समाती गई और ऐसे में एक साधारण घी बेचने वाले के बेटे द्वारा खड़ा किया गया साम्राज्य मिट्टी हो गया। दान सिंह के जीवन पर हिंदी फिल्म भी बनाई गई। मालदार नामक इस फिल्म ने हिमालयी हिस्सों में धूम मचाने के साथ पूरे भारत में अच्छा कारोबार किया। खास बात यह है कि दान सिंह के जीवन पर आधारित इस फिल्म को बनाने के लिए दान सिंह से ही 70,000 रुपए कर्जा लिया गया। आज भले ही दान सिंह मालदार का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, भले ही उनका साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने जो जन कल्याण के काम किए उनके द्वारा आज भी उन्हें याद किया जाता है और आज भी लोग उन्हें सम्मान देते हैं।